मैनेजमेंट का मैनेजमेंट कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज, इसमें हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड फॉर यूनिट 1। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस यूनिट। इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, एल्टन मायो की क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव अप्रोच, कंटिजेंसी, ठीक है, मैनेजरियल स्किल्स पढ़ने वाले हैं हम। टेलर ने क्या दिया था, मैक्स वेबर ने क्या था, सिस्टम अप्रोच क्या है, पूरा रिवाइज्ड माइंड मैप, एग्जाम कीवर्ड्स, पीवाईक्यूज, हम लोग सब कुछ कवर करने वाले हैं। और इसी यूनिट का पार्ट 2 हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप मैनेजमेंट के प्लेलिस्ट पेपर 2 में जाके चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। हमने 4 डेफिनेशंस इसमें नोट की है। जो जो पीवाईक्यूज और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, दीज ऑल आर इन कवर्ड इन दिस पीपीटी। इफ यू आर sticking to this video and this PPT, I'm very much sure आपके questions इन्हीं में से आए। Okay, FW टेलर ने क्या डेफिनेशन दी? इट इज आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग व्हाट इट इज डन इन द बेस्ट चीपेस्ट वे। ठीक है, ये फोकस कर रहे हैं बेस्ट चीपेस्ट वे पे फोकस कर रहे हैं। और हेनरी फ्योल जो है वो बोल रहे हैं मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। ठीक है, कोर डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं हम। एंड हेरोल्ड कुंज ने जो डेफिनेशन दी है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन अ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। पीटर ड्रकर ने क्या दी? हमने मेन डेफिनेशंस इसलिए पढ़ रहे हैं कि इनकेस अगर कोई और नई डेफिनेशंस भी वो जैसे हर बार लेके आते हैं तो आप एलिमिनेट कर सको कि नहीं, इन 4 ऑथर्स की तो मुझे डेफिनेशंस पता है। ठीक, management is a multi-purpose organ that manages a business, managers and manages workers. Okay, तो पीटर ड्रकर ने ये डेफिनेशन दी है। तो क्योंकि हम फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है ये, मैनेजमेंट इज अ बोथ एज एन आर्ट एंड साइंस। ओके, अब हम देख लेते हैं, एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है। कोई भी आप मैनेज कर रहे हो किसी भी चीज को, तो आप उनका आपका गोल क्या है मैनेज करने के पीछे? ठीक है, आपका गोल प्रॉफिट है, प्रॉफिट लाना है, ग्रोथ लाना है, या कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, स्पेसिफिक गोल्स होता है, तभी हम उसके बेसिस पे हमारी चीजों को मैनेज करना शुरू करते हैं। ठीक है, और क्या बताया गया? मैनेजमेंट हमेशा क्या होता है? परवेसिव, मीन्स यूनिवर्सल। कहने का मतलब यह है कि आप अगर कुछ यूज कर रहे हैं कोई मैनेजमेंट ट्रिक्स वगैरह, तो वो क्या होता है, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए होता है। चाहे बिजनेस हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कोई टाटा कंपनी हो, चाहे कोई बड़ी कंपनी हो, चाहे छोटी कंपनी हो, एवरीवेयर वी नीड्स अ गुड मैनेजमेंट। अच्छा मैनेजमेंट होगा तो यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल इजीली। सोशल प्रोसेस है एक मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें ह्यूमंस के साथ ही काम किया जाता है मैनेजमेंट। ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड देन नेवर स्टॉप्स। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? एक इंटीग्रेटिव फोर्स है, मतलब कि नॉन ह्यूमन एंड ह्यूमन का एक इंटीग्रेटिव फोर्स है टुवर्ड्स कॉमन गोल। ठीक है, इस गोल को अचीव करने के लिए ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमन थिंग्स इंक्लूड होती है, लाइक स्ट्रेटजीज, कंप्यूटर, डिजिटलाइजेशन टेक्निक सब यूज होती है। ठीक है, साइंस एंड आर्ट है। ठीक है, साइंस मतलब होता है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड आर्ट होता है पर्सनल स्किल्स। ठीक है, प्रोफेशन भी है एक मैनेजमेंट, क्योंकि कोई भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगा जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट होगा, बट एंट्री इज नॉट फुली रेस्ट्रिक्टेड। कहने का मतलब है कोई भी मैनेजर बन सकता है, फुल्ली रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, बट बीइंग अ मैनेजर यू शुड हैव एन स्पेशलाइज्ड कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, नॉलेज होना जरूरी है। और ये एक डायनेमिक फंक्शन है, ये बहुत याद रखना आप लोग कि मैनेजमेंट एक डायनेमिक मतलब चेंजिंग इन्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें चीजों को मैनेज करना होता है। ठीक है, एक बार मैंने स्कूल चला ली आज के दिन, डजंट मीन कि कल भी सेम सिचुएशन रहेगी और मैं बहुत इजीली सक्सेसफुल हो जाऊं। नो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट मैंडेटरी। तो इसीलिए क्या है, एडॉप्ट करना पड़ता है हमें चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए, बिकॉज नो वन फिट्स द ऑल अप्रोच। कोई भी एक मैनेजमेंट का अप्रोच आप ले लोगे, वो हर ऑर्गेनाइजेशन में हर सिचुएशन में फिट नहीं होता है। ठीक है, हमें डायनेमिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजीज को अडेप्ट करना पड़ता है। अब इसका हम करते क्यों है मैनेजमेंट? ठीक है, ताकि हम गोल्स एफिशिएंटली अपने अचीव कर पाए, अपने जो स्केयर रिसोर्सेज है, मैन, मनी, मशीन्स, उनका ऑप्टिमाइज यूज कर पाए, हम हमारी कॉस्ट है उसको रिड्यूस करें एंड एफिशिएंसी को इंक्रीज करें। ठीक है, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आ रहे हैं उनको इजीली हम लोग अडॉप्ट कर पाए। ठीक है, एनवायरनमेंट ऐसा बनाए कि सब लोग, कोई भी चेंजेस आ रहे हैं उसको इजीली अडॉप्ट कर पाए, मैनेजमेंट बिगड़े नहीं। ठीक है, घर में आज लाइट चली गई है, 1 घंटे नहीं आई कोई बात नहीं, 5 घंटे नहीं आई, 10 घंटे नहीं आई, तो हम लोग क्या करेंगे, पानी की व्यवस्था कुछ और करने की कोशिश करेंगे। दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट, हाउ यू आर मैनेजिंग द प्रॉब्लम्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हेल्प अचीव प्रॉब्लम पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एम्प्लॉय, ये भी बहुत जरूरी है। contributes to national development, GDP, employment। ठीक है, ensure social responsibilities are fulfilled। तो ये these are the basic things है जो भी while doing the management you should focus on। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? सर्वाइव करना, प्रॉफिट अर्न करना एंड ग्रोथ करना। और सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सबके वेजेस इक्वली फेयर रखो। ठीक है, कम्युनिटी वेलफेयर भी रहे और एनवायरमेंट का भी प्रोटेक्शन हो, CSR एक्टिविटीज ये सब भी देखो। बहुत ज्यादा आप
क्या है, इन्वायरमेंट को डैमेज ना करो। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी इंसान के, जॉब में सेटिस्फाई रहना, करियर ग्रोथ पाना, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं फंक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक दो क्वेश्चन बने हुए हैं, हर पीवाईक्यू में आते हैं, हर पेपर में। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लानिंग क्या होता है। ये एक तरीके से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, ये इसका मैनेजमेंट प्रोसेस भी बोलते हैं, ये ऐसे ही चलता है, ठीक है। इट इज इन ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसके बाद में हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं, ओके। तो प्लानिंग इज द, इसको हम बोलते हैं POSDC। प्लानिंग मीन्स सेटिंग गोल्स, फोरकास्टिंग फ्यूचर, डिसाइडिंग कोर्स ऑफ एक्शन, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हम आज प्लान कर रहे हैं कि आई वॉन्ट टू गो देयर। ये डेफिनेशन जो है किन्होंने दी है, मैरी पार्कर फॉलेट ने, कून्स और मैरी पार्कर फॉलेट ने प्लानिंग को डिफाइन किया है। सेटिंग गोल्स, फोरकास्टिंग फ्यूचर, डिसाइडिंग कोर्स ऑफ एक्शन। जैसे कि आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपने कुछ प्लान किया है कि यू वांट टू गो देयर, आपको क्या करना है एट द एंड ऑफ द ईयर। आपकी प्लानिंग ये है कि आपको बहुत ज्यादा अचीवमेंट चाहिए, 10% अचीवमेंट ग्रोथ चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, 20% प्रॉफिट चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या किया, बहुत सारे एम्प्लॉयज वगैरह को हायर किया। डिफाइनिंग ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशनशिप, क्रिएटिंग स्ट्रक्चर फॉर गोल अचीवमेंट। फिर आपने एक स्ट्रक्चर बनाया, आपका मेन गोल था कि हर साल आपको 20% प्रॉफिट कमाना, बट उसके लिए आपने एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की। उसमें बहुत सारी आपने क्या किया, स्ट्रक्चर डेवलप किया कि कैसे कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, किसको कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज देनी चाहिए। तो ये जो ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन है वो फेयोल, मनी एंड रेलिन ने दी है मेनली, ठीक है, याद रखना। और जो फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन चीजों को फिल करने के लिए इन्होंने अपने हिसाब से क्या किया, स्टाफिंग की, ठीक है। हमने क्या किया, अब लोगों को हायर करना शुरू किया जो मेरे इस प्लान को सक्सेस बना सके। रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग, अप्रेजिंग, क्योंकि पहले मैंने उनको स्ट्रक्चर दिया, कंप्यूटर्स वगैरह डेवलप किए, चीजें बनाई मैंने, ठीक है, स्ट्रक्चर्स बनाया, क्लासरूम्स तैयार की, फिर बाद में मैंने वहां पे टीचर्स को हायर करना शुरू किया। हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो स्टाफिंग हुई। तो ये जो कून्स एंड ओडेनल की डेफिनेशन है ये वाली, रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड अप्रेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक। जो स्टाफिंग है मेन डेफिनेशन इनकी तरफ से ही आती है। जो डायरेक्टिंग है वो किसने दी है, थियो हेमन ने दी है। ये लीडिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड सुपरवाइजिंग एम्प्लॉइज। एंड देन डायरेक्टिंग का मतलब होता है डायरेक्शंस देना। जैसे जो स्टाफ तो आ गए हैं, वो क्लास में पहुंच भी गए हैं, क्लासेस भी है, बट हाउ दे शुड टीच, हाउ आई ऑलवेज कीप देम मोटिवेटेड टू टीच, हाउ आई ऑलवेज कीप देम कि वो स्टूडेंट्स को हमेशा सेटिस्फाई करे, उनकी लर्निंग्स को ग्रोथ दे, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो डायरेक्शंस पे बेसिस पे चलती है। अगर हमारे ऊपर कोई हेड ना हो तो हम अपना काम ना करें और साइड में जाके बैठ सकते हैं, ठीक है, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो इसीलिए हमें डायरेक्शंस की जरूरत पड़ती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट अनादर कंट्रोलिंग, कि हमने सब कुछ कर लिया बट कंट्रोलिंग इज ए मेजरिंग परफॉर्मेंस, कि कैसे किस टीचर का परफॉर्मेंस है। या फिर हम कह सकते हैं मैंने यहाँ पे गोल सेट किया था 20% प्रॉफिट चाहिए मुझे, ठीक है, 20% प्रॉफिट का गोल था। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ मेजर करूंगी अगेंस्ट स्टैंडर्ड। मेरा स्टैंडर्ड क्या था 20%, अब मैं देखूंगी कितना चेंजेस है। तो अब मेरा मेरा कितना है, सिर्फ 70% प्रॉफिट अर्न हुआ है। तो अब कुछ क्या है, कुछ डेविएशंस, कुछ कारण थे जिसकी वजह से मेरा प्लान जो है फेल हो गया या अचीव नहीं हो पाया या फिर थोड़ा सा डेविएट हुआ है। तो अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, वापस रीप्लान करूंगी, ठीक है। कंट्रोलिंग के बाद जो रिजल्ट्स आए उसके बेसिस पे हो सकता है मैं वापस रीप्लान करूं और उस 20% तक पहुंचने की कोशिश करूं। सो इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। ये डेफिनेशन दे रखी है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू इट, व्हाट टू डू इट, कौन करने वाला है, ठीक है। कून्स एंड ऑर्डिनरी की फीचर्स हमने पढ़ लिए। फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, गोल डायरेक्टेड होता है, कंटिन्यूअस एंड परवेसिव होता है, मेंटल एबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल है, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एंड प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है। प्रोसीड्स ऑल अदर्स। ये क्वेश्चंस एग्जाम में एज इट इज आए हुए हैं, विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो प्लानिंग होता है। विच फंक्शंस प्रोसीड ऑफ ऑल अदर्स, तो इट इज इन अ प्लानिंग, ठीक है। विच इज इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग भी प्लानिंग प्रोसेस में होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखना, ये ही एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, ठीक है। और एमबीओ जो होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, पीटर ड्रकर ने दिया, ये भी एक प्लानिंग टेक्निक है। कौन सी, एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, पीटर ड्रकर ने दी है, ये भी एक प्लानिंग टेक्निक है, याद रखना। और अब हम मेजर स्टेप्स, क्योंकि स्टेप्स का एक क्वेश्चन बनता ही बनता है हर यूनिट में से, मान के चलो आप, ठीक है। तो ये इन्हीं में से घूम फिर के आता है कि सबसे पहला होता है ये सेटिंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग करने से जो प्लानिंग का पूरा प्रोसेस है वो पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग डेवलपिंग प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस मतलब इन्वायरमेंट, कि कौन से वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स को कौन से इन्वायरमेंट में सेट करना है, अचीव करना है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम अल्टरनेटिव्स देखेंगे, ऑप्शंस अवेलेबल कौन से हैं मेरे पास, ठीक है।
फिर हम इवेल्युएट करेंगे हर अल्टरनेटिव को, फिर उसी में से जो बेस्ट प्लान मुझे लग रहा है वो मैं सेलेक्ट करूंगी, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम प्लान को, एंड देन फॉलो अप एंड रिव्यू। ठीक है, ये 7 स्टेप प्रोसेस है, याद रखना। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट हो रहा है, व्हाट यू वांट टू अचीव, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव, सेलेक्टिंग द बेस्ट प्लान एंड देन इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। ठीक है, अब सिमिलरली हम ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग की भी प्रोसेस देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग हमने अभी देखा था कि ये क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड एस्टेब्लिशिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। इसमें मेन तो अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसके बारे में ये डिफाइनेशन हो जाती है ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पे। कौन कौन से एक्टिविटीज होनी है, एचआर हायर करना है, एचआर की एक्टिविटीज अलग ग्रुप हो गई, ठीक है, सेल्स की एक्टिविटीज अलग ग्रुप हो गई है। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, ये 2 मेन प्रोसेस होते हैं ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पे। ठीक है, तो स्टेप्स क्या होगा, ये किसने दी है, लुइस एलन ने दी है ये डेफिनेशन, याद रखना। आइडेंटिफाई एंड डिवाइड द वर्क, सबसे पहले हम प्लान तो बना लिया, अब मुझे ये देखना काम क्या क्या होगा, तो मैंने काम को फाइंड किया और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया, अलग अलग ग्रुप्स में। अब फिर उनको उनमें एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना लिया, 4 डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये डिजाइन डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ऐसे करके डिपार्टमेंट्स बना लिया। उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की। ये याद रखना, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, ठीक है, ये प्रोसेस है, ऐसा ही फॉलो होता है। फिर उसके बाद में असाइन ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर स्टैब्लिश ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटीज। कहने का मतलब है कि डिपार्टमेंट्स, हर डिपार्टमेंट की क्या क्या ड्यूटीज हो गई, रेस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, वो डिसाइड किया। फिर हमने उसमें अथॉरिटी रिलेशनशिप बना दी कि इसमें 3, एक हेड होगा, फिर उसके अंदर 2 अंदर काम करेंगे, उसके अंडर और भी 5-5 जन की टीम होगी। तो ऐसे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी रिलेशनशिप बिल्ड बना दिया। फिर डिफाइन स्पैन ऑफ कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब होता है एक इंसान के अंदर कितने टीम मेंबर्स होंगे, मतलब एवरी मैनेजर विल मैनेज हाउ मेनी टीम मेंबर्स, लेकिन स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है 1/5 हो सकता है, ठीक है ना। हर मैनेजर पे 5 टीम मेंबर्स दे दिए या हर पे 15 दे दिए, वो डिपेंड कि किस तरह का काम है और कितने मैनेजर्स हमें चाहिए एंड कितने एक मैनेजर कंट्रोल कर सकता है अपनी टीम को। सो दिस इज द स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो वो किस में डिसाइड होता है, ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पे। इसको बहुत अच्छे से समझना, ये एक ही पीपीटी में आपका पूरा मैनेजमेंट कवर होने वाला है, तो एक एक चीज बहुत अच्छे से समझो, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड डिवाइड द वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब होता है डिपार्टमेंट्स में बांटना, आपको बता दिया मैंने, एचआर डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, और फिर असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटी बताई, एंड देन स्पैन ऑफ कंट्रोल डिफाइन किया। अब क्या है, नेक्स्ट हम स्टेप पे जा रहे हैं, थर्ड स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज स्टाफिंग। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, स्टाफिंग इज फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये भी कून्स और डैनियल ने दी है डेफिनेशन। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जैसे यहाँ पे तो इन्होंने क्या किया, डिपार्टमेंट्स बना लिए, ड्यूटीज बना ली। अब यहाँ पे जो लोग हैं हमेशा फिल्ड रहे, आज इसने रिजाइन दिया, कल उसने रिजाइन दिया, कल वो जा रहा है, कल ये जा रहा है, या फिर कल यहाँ पे वैकेंसीज आ रही है, यहाँ पे और लोग चाहिए, तो ये सारी जो चीजें हैं वो स्टाफिंग में आती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेन पावर प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं इसको, मतलब कि इस स्टेप में ये होता है मैन पावर प्लानिंग, टू फाइंड आउट हाउ मच व्हाट काइंड ऑफ पर्संस डू वी नीड। ठीक है, किस तरीके के कितने लोग हमें चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, मैन पावर की प्लानिंग करना। ओके, फिर उस अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, रिक्रूटमेंट करनी है। रिक्रूटमेंट मतलब हायरिंग करना। फिर मैं बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने आए हैं, रिक्रूटमेंट में लिए, फिर उसमें से मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये याद रखना, रिक्रूटमेंट क्या होता है, पॉजिटिव प्रोसेस होता है, सिलेक्शन इज एन नेगेटिव प्रोसेस। ठीक है, नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, मैं बहुत सारे लोगों को बुला रही हूँ, तो दैट इज अ पॉजिटिव स्टेप, बट सिलेक्शन में मैं सिर्फ 1-2 को सेलेक्ट कर रही हूँ, बाकी सबको मैं छोड़ रही हूँ, तो ये नेगेटिव प्रोसेस होता है। प्लेसमेंट एंड इंडक्शन, फिर जिनको मैंने सेलेक्ट किया है उनको मैंने उनकी जगह बता दी और उनका इंडक्शन करवाया। इंडक्शन मीन्स कंपनी में उसका ओरिएंटेशन होना, उसको एक एक लोगों से मिलवाना, उसका डिपार्टमेंट बताना, इंडक्शन करना, उसको बेसिक चीजें समझाना। फिर उसके बाद में होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मतलब उसको जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है उस अकॉर्डिंग उसको ट्रेन करना, उसको टाइम टू टाइम डेवलप करते रहना है कंटिन्यूअसली, एंड देन फिर उसको परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको अप्रेजल भी देना। एक स्टाफ जो आया है उस हर एक स्टाफ के लिए ये सिमिलर प्रोसेस फॉलो होता है। मैंने पहले फाइंड आउट किया आई नीड एन टाइपिस्ट, ठीक है, तो टाइपिस्ट को हायर करने के लिए मैंने रिक्रूटमेंट डाल दिया, तो 10 लोग आए, 10 में से मैंने एक को सेलेक्ट किया। फिर मैंने उसको बता दिया देखो ये तुम्हारा सिस्टम है, तुम्हें ऐसे ऐसे काम करना है। फिर मैंने उसको थोड़ा सा कमी लगी तो मैंने उसको ट्रेन किया, फिर मेरे को और कमी लगी मैंने और डेवलप किया उसको। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने उसको परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको अप्रेजल दे दिया। तो दिस इज द बेसिक प्रोसेस फॉर एवरी स्टाफिंग।
ठीक है। और ये याद रखना, ऑर्गेनाइजिंग क्रिएट स्ट्रक्चर, स्टाफिंग फिल्स द स्ट्रक्चर विथ पीपल। ठीक है, बहुत इजी डेफिनेशन है। ऑर्गेनाइजिंग ने स्ट्रक्चर्स बना लिए, जैसे डिपार्टमेंट्स बना लिए अलग अलग, अब स्टाफिंग क्या करता है, उन्हीं डिपार्टमेंट्स में लोग को डालता है। अब नेक्स्ट है डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। देखो डायरेक्टिंग में क्या होता है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का फोर्थ फंक्शन है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग हमने अभी भी देखा था, इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए आप क्या कर रहे हो, एम्प्लॉयज को, पीपल को इंस्पायर कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप उनको प्रोसेसेस भी बता रहे हो, कभी कहीं वो फेल हो रहे हैं तो उनको वहां पे हेल्प भी कर रहे हो। ठीक, तो आपका क्या क्या रोल होता है गाइडिंग में, डायरेक्टिंग में। ठीक है, इसका कोई स्टेप नहीं है डायरेक्टिंग का, इसके हमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल बताएं। एक सुपरविजन का रोल होता है, मीन जो सबॉर्डिनेट्स है उनका बस काम देखना ऊपर से, हाँ वो काम कर रहा है ना, कर रहा है ना, बस एक बार घूम फिर के देख के आगे। मोटिवेशन क्या होता है, कहीं वो रुक रहा है, कहीं वो गलत कर रहा है, तो मैं उसको इंस्पायर करूं टू गिव देयर बेस्ट। लीडरशिप का भी रोल प्ले करते हैं डायरेक्टिंग में हम लोग, ये चारों रोल्स प्ले होते हैं। गाइडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर, मतलब कि मैं उसको गाइड करती रहूं कि हाँ ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, तुम सही कर रहे हो, तो उनके बिहेवियर को और इन्फ्लुएंस करना और अच्छे से इम्प्रोवाइज करना। ठीक है, और फिर कम्युनिकेट करते रहना, शेयरिंग इन्फो अप डाउन अक्रॉस। तो अगर मैं बॉस हूं तो इसका मतलब ये नहीं है, अगर मैं उनका तो मैनेजर हूं तो आई विल मेक श्योर कि मेरे जो टीम मेंबर्स है वो मुझे इजीली मेरे पास कम्युनिकेट कर पाए, उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी मेरे पास आए, और मुझे कुछ डायरेक्शंस देने हैं तो मैं उनके पास इजीली कम्युनिकेट कर सकूं। ठीक है, अक्रॉस भी बात कर सकते हो। तो ये चार मेजर एक तरीके से डायरेक्टिंग के स्टेप, मेजर स्टेप्स है जो होने चाहिए। सुपरविजन भी आना चाहिए, मोटिवेशन भी होना चाहिए, लीडरशिप का भी रोल प्ले करना है, एंड कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। देन यू विल बी एबल टू सक्सेसफुली फंक्शन द मैनेजमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, अब कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। मतलब कि जो एक्चुअली हमारी परफॉर्मेंस आ गई, अब मैंने यहाँ पे सबको ज्ञान दे दिया, सबको कर दिया, अब मैं क्या करूंगी, मैं देखूंगी कि क्या रिजल्ट रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया था कंट्रोलिंग में, सबसे पहले एक परफॉर्मेंस सेट किया था, जैसे कि 20% क्या चाहिए हमें, प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी आई है हमारी, 17% आई है। ठीक है, हमने मेजर कर ली। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर हमने क्या किया कि 3% का डिफरेंस आया है। अब एनालाइज डेविएशंस, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब इसमें क्या है, जो मेन मैनेजर्स होते हैं वो इंटरवीन करते हैं, जैसे कि वर्कर्स ने तो काम किया, स्टाफिंग वगैरह जो थे, डायरेक्टिंग वगैरह जो कर रहे थे, उन सब ने काम किया, बट जो मेन हेड होते हैं, जो डिसीजन बनाते हैं प्लानिंग के टाइम पे, अब वो क्या करेंगे, अपना खुद का एक यूज करेंगे डेविएशंस देखने में कि किस कारण 3% हम पीछे रह गए हैं, क्यों प्रॉफिट कम हुआ है। हो सकता है वैलिड रीजन हो, इस बार डाउनफॉल था मार्केट में, हो सकता है इस बार कोई नई पॉलिसीज आ गई गवर्नमेंट में कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, अगर वैलिड रीजन है तो दे विल एक्चुअली लीव इट। बट अगर रीजन क्या है, बहुत बड़ा नहीं था बट स्टिल आपका गैप ज्यादा रह गया, अगर यहीं पे आपका प्रॉफिट 10% ही होता तो ये क्या होता, बहुत बड़ा गैप हो जाता आपके गोल और अचीवमेंट में, स्टैंडर्ड विसेस इसमें। ठीक है, एक्चुअल में तो आपको बहुत ज्यादा वापस क्या करना पड़ता, रीप्लान करना पड़ता, फिर वापस स्टेप 1 में रीप्लानिंग में जा सकते थे। बट इसमें हो सकता है करेक्टिव एक्शंस थोड़े बहुत लेने से आपका काम हो जाए। करेक्टिव एक्शंस में हो सकता है रीप्लान करो, हो सकता है आप करेक्टिव एक्शन में रीप्लान करो, या फिर आप क्या कर सकते हो, 17 को एक्सेप्ट कर सकते हो अगर मेजर डिफरेंस नहीं है तो। ठीक है, प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस, ये याद रखना। अगर आपने कुछ प्लान किया है तो एट द आप कंट्रोलिंग तक पहुंच के आप उसको एनालाइज करो, मेजर करो, एंड देन फिर उस अकॉर्डिंग आप करेक्टिव एक्शंस लो, देन ओनली प्लानिंग मैटर्स। अदरवाइज बिना प्लान करते रहो, 10%, 5%, 15% जो भी प्रॉफिट आ रहा है करते रहो, चलाते रहो। ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट अ मैनेजमेंट। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। किस किस लेवल पे क्या क्या लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल मैनेजर्स कौन होते हैं, किसके क्या रोल्स होते हैं। ठीक है, हम इंपॉर्टेंट सेक्शन बाय सेक्शन कवर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमने बहुत सारी पीपीडीज है, 48 हमारे पास स्लाइड्स है, अभी हम 12 पे पहुंचे हैं। तो जस्ट बकल अप योर सीट्स, विल कंटिन्यू द वीडियो एंड आई विल मेक श्योर आपका जेआरएफ इस बार होके जाए। ठीक है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले आता है हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है। टॉप लेवल से पढ़ लेते हैं हम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, एमडी, प्रेसिडेंट, ये सब किस में आते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स में आते हैं। ये हमेशा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए ही रोल प्ले करते हैं।
मेजर पॉलिसीज डिसीजंस लेते हैं और विजन मिशन ये सेट करते हैं। बस इनका 3 ही काम है मेजरली याद रखना, ऑर्गेनाइजेशनल के विजन मिशन सेट करना, मेजर पॉलिसी डिसीजंस लेना एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये कौन से होते हैं, जैसे हमने डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया तो उनके जो हेड है डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, कोई अलग अलग प्लांट्स चल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और ये उनके मैनेजर्स, ब्रांचेस है हमारे जयपुर में 5 ब्रांच खोल ली हमने, हर ब्रांच का जो हेड है मैनेजर, वो ये सब मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर हमेशा कोई ना कोई हेड होगा जो कंप्लीट सारी ब्रांचेस का एक हेड होगा। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, इनका मेन रोल क्या होता है, मैनेजमेंट पॉलिसीज जो है वो करना, मेजर पॉलिसी डिसीजन ये लेते हैं बट टॉप मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज है उनको इम्प्लीमेंट ये करते हैं। जैसे इन्होंने पॉलिसीज निकाल दी, अब उसको इम्प्लीमेंटेशन का रोल इनका है, कोऑर्डिनेशन का रोल इनका है टॉप और लोअर के बीच में, और टैक्टिक्स मीडियम टर्म प्लान ये सब ये निकालते हैं। ठीक है, टैक्टिकल और मीडियम टर्म प्लान्स होते हैं जो 1 से 5 साल के लिए होते हैं। इन्होंने गोल दे दिया 5 साल में आपको ये अचीव करना है, अब उस 5 साल को ये 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ईयरली। ठीक है, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का रोल होता है। और अब लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, क्रिस्प एक ही शीट में आपके लिए है। लोअर लेवल सुपरवाइजर्स सुपरवाइजरी रोल प्ले करते हैं, मतलब मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ मैं, वर्कर्स और क्लर्क की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है, मैनेजमेंट होता है जो सुपरवाइजर का रोल प्ले करता है। इनके अंडर इन्होंने डिपार्टमेंट्स में, हर डिपार्टमेंट में इन्होंने 6 मैनेजर्स रख रखे हैं। सेल्स में 6 सेल्स मैनेजर है, तो वो सुपरवाइजर्स हो गए, फॉरमैन हो गए, सेक्शन ऑफिसर्स, टीम लीडर्स हो गए, तो 6 क्या हो गए, सेल्स के टीम के लीडर्स हो गए। तो ये सब लोअर लेवल सुपरवाइजरी मैनेजमेंट में आते हैं, जिनका डे टू डे ऑपरेशन पे देख रहे हैं, वर्कर्स को जो उन्होंने टास्क असाइन किया उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, क्वालिटी आउटपुट सेफ्टी इन सब पे फोकस कर रहे हैं, ऑपरेशनल शॉर्ट टर्म प्लान्स पे ये काम करते हैं। वीकली पे जैसे वीक का टारगेट दे दिया मेरे सेल्स हेड ने कि आपको इस वीक में आपको 5 अकाउंट्स जनरेट करने हैं या 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, ये सब चीजें वीकली टारगेट्स मैनेज करने वाले सुपरवाइजर्स होते हैं। तो अथॉरिटी हमेशा डाउनवर्ड फ्लो होती है, याद रखना, ऑथोरिटी हमेशा डाउनवर्ड फ्लो होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अपवर्ड होती है। ठीक है, टॉप लेवल हैज मोस्ट ऑथोरिटी बट फारदेस्ट फ्रॉम द वर्कर्स, जैसे वर्कर्स जो होती है इनसे बहुत दूर होते हैं टॉप लेवल वाले, और इनके पास ऑथोरिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, लोअर लेवल के पास सबसे लीस्ट ऑथोरिटी होती है। ठीक है, बट ऑपरेशनल कॉन्टेक्ट सबसे ज्यादा किसके पास होता है, लोअर लेवल के पास। ये लाइन जो है नेट के हिसाब से पढ़ना, क्योंकि इनसे क्या है वो क्वेश्चन बना लेते हैं असर्शन रीजन वाले या स्टेटमेंट वाले। स्टेटमेंट 1 दे देंगे कि लोअर लेवल हैज लीस्ट फॉर्मल अथॉरिटी, ये तो सिंपल है, बट ये बोल देंगे लोअर लेवल हैज मैक्सिमम ऑपरेशनल कॉन्टेक्ट, हम कंफ्यूज हो जाएंगे लोअर लेवल के पास मैक्सिमम कैसे आया। लेकिन हाँ, ऑपरेशनल कॉन्टेक्ट सबसे ज्यादा ही होते हैं, जहां ऑपरेशन मशीन्स में काम हो रहा है वो सबसे ज्यादा लोअर लेवल ही कॉन्टेक्ट में रहते हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे। अब मैनेजरल स्किल्स देख लेते हैं, रॉबर्ट कार्ड्स ने जो दिया है 3 स्किल मॉडल है, टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स एंड कंसेप्चुअल स्किल्स। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अगेन। टेक्निकल स्किल्स मतलब ये होती है कि आपके अंदर इंजीनियरिंग वाली कोडिंग स्किल्स है, अकाउंटेंट वाली फाइनेंशियल मॉडलिंग स्किल्स है, आप शेफ है, कुकिंग टेक्निक है आपके पास में, ये मतलब ये टेक्निक्स क्या है लोअर मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट होती है। समझ रहे हैं, टेक्निकल स्किल्स मतलब जो एक्चुअली आउट मैदान में आके काम कर रहा हो। ठीक है, एबिलिटी टू यूज टूल्स, टेक्निक्स, मेथड्स एंड नॉलेज ऑफ ए स्पेसिफाइड फील्ड। अब ह्यूमन स्किल्स वो होती है जो एबिलिटी टू वर्क विद, किसी के साथ काम करना, इंटरपर्सनल स्किल्स बोलते हैं इसको। ठीक है, अंडरस्टैंड करना, मोटिवेट करना, जैसे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हो गया, टीम बिल्डिंग हो गई, एम्पैथी, काउंसलिंग हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, ये हर लेवल पे चाहिए, हर लेवल पे ह्यूमन स्किल्स होनी जरूरी है, अदरवाइज बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे। अब कंसेप्चुअल स्किल्स जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है टॉप मैनेजमेंट में, क्योंकि अगर कंसेप्शन मतलब आइडियाज जनरेट करना, बड़ा विजन सोचना, पॉलिसीज बनाना, ठीक है, प्लानिंग करना, तो ये सब कंसेप्चुअल स्किल्स नहीं होगी तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को एनालाइज करना, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल को देख पाना, स्ट्रेटेजिकली थिंक करना, विजन सेट करना, लॉन्ग रेंज प्लानिंग, ये सब चीजें किसमें आती है, कंसेप्चुअल स्किल्स में। तो ये रॉबर्ट कार्ड्स ने 3 स्किल मॉडल निकाला है, एट ईच लेवल कौन सी स्किल्स होनी मैंडेटरी है। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि टेक्निकल स्किल्स है जो मोस्ट वाइटल है लोअर लेवल पे, कंसेप्चुअल स्किल है जो टॉप लेवल पे, ह्यूमन स्किल्स जो है ऑल लेवल पे चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 10 जो मिन्सबर्ग के जो रोल है, इंटरपर्सनल में डाले हैं, कुछ इंफॉर्मेशनल में है और कुछ डिसीजनल में ऐड किए गए हैं।
ये इससे क्वेश्चन बना हुआ है, बहुत बार पीवाईक्यूज में आ रखा है, ठीक है। हेनरी मिन्सबर्ग 10 मैनेजरियल रोल 1973 में आया हुआ है। इंटरपर्सनल रोल मतलब कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन वाला, हमने देखा ना ह्यूमन स्किल्स वाला जो रोल होता है, जिसमें हम किसी से बात कर रहे हैं एक तरीके से, जिसमें फिगर हेड का रोल प्ले होता है, जैसे साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, अटेंडिंग फंक्शन, सीईओ, ओपनिंग न्यू प्लांट। फिगर हेड वाला रोल होता है, इंटरपर्सनल में आता है। लीडर वाला हायरिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग, ये भी इंटरपर्सनल में आता है। लाइजन मतलब दो लोगों के बीच में कांटेक्ट बनना, एक्सटर्नल कांटेक्ट बन कंपनी के साथ लेके आना, तो मैं लाइजन का रोल प्ले कर रही हूँ। पीयर्स के बीच में कांटेक्ट बनाना, समझ रहे हो, नेटवर्किंग बिल्ड करना, तो ये लाइसन का रोल है। इंटरपर्सनल रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बीइंग ए मैनेजर। अब बीइंग ए मैनेजर यू शुड हैव अ इंफॉर्मेशनल रोल एज वेल, जैसे कि मॉनिटर वाला। इंफॉर्मेशन मतलब कि आप कितने अच्छे से किसी चीज की इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं या ट्रैक कर रहे हैं, जैसे कि स्कैनिंग एनवायरनमेंट फॉर यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड ट्रैकिंग परफॉर्मेंस, मॉनिटर करना, समझ रहे हो, किसी को देख के मॉनिटर करना कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है काम, ठीक। और डिसेमिनेटर का रोल प्ले करना, जैसे शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद सबऑर्डिनेट्स, इंटरनल कम्युनिकेशन, सबऑर्डिनेट्स के साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो दैट इज अ रोल ऑफ डिसेमिनेटर। आपको कुछ भी एक इसमें मैच द कॉलम दे सकते हैं कि इंटरनल कम्युनिकेशन, जैसे कि इन्फॉर्मेशन सबऑर्डिनेट्स के साथ शेयर करना है, जो डिसेमिनेटर का रोल होता है क्या, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। अब कभी कभी इंफॉर्मेशनल रोल्स में एक स्पोक पर्सन भी होता है, जो क्या करते हैं, आउटसाइडर्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि प्रेस, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, यहाँ जाके आपकी इन्फॉर्मेशन पुट करना, ठीक है। एक कम्युनिकेशन बिल्ड करना, कांटेक्ट बनाना, वो चीज एक अलग है। आउटसाइड पीयर्स, ये इनफॉर्मल लिंक में भी आ सकता है, बट ये बहुत इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना होता है स्पोक पर्सन, मतलब मेरी कंपनी के बिहाफ पे मैंने किसी को भेजा, तो दैट इज एन स्पोक पर्सन। अब ये थोड़े बिग रोल्स हो गए डिसीजनल रोल्स में। एंटरप्रेन्योर आ गया, जो क्या करता है, चेंज को इनिशिएट करता है, प्रोजेक्ट्स वगैरह इनोवेशन में काम करते हैं। एंटरप्रेन्योर जो होता है उनका यही रोल होता है। अब डिस्टर्बेंस हैंडलर होता है एक, वो क्या करते हैं, कोई भी क्राइसिस आ गए, कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ गई, तो वो रोल प्ले करते हैं। कहने का मतलब है ये 10 मैनेजरियल रोल्स है, जो हम कोशिश करते हैं हर इंसान में हो, बट नहीं हो पाती है, तो हम कोशिश करेंगे इस तरह का इंसान हमारी कंपनी में तो हो एटलीस्ट, ठीक है। रिसोर्स एलोकेटर डिसाइड्स हु गेट्स व्हाट, बजट, स्टाफ, इक्विपमेंट, किसको कितना क्या मिलना है। नेगोशिएटर, ठीक है, बहुत सारे सप्लायर्स वगैरह, तो उनके साथ नेगोशिएट करने का भी आप में तरीका होना चाहिए, ठीक है। ये जो हमने स्किल्स पढ़ी है 10, वो याद रखना, एक एक स्किल्स का क्या क्या मीनिंग है वो बहुत अच्छे से याद रखना। हेनरी मिन्सबर्ग 10 मैनेजरियल रोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम देख लेते हैं मैनेजमेंट का फेवरेट, यूजीसी नेट का कंपैरिजन का, देखो इन्होंने दे रखा है, फेवरेट टॉपिक है एज एन आर्ट, एज एन प्रोफेशन और एज अ साइंस। डिफरेंस क्या है, कंपैरिजन देख लेते हैं। तो अब बोल देंगे कि मैनेजमेंट एज ए साइंस, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ट्रू और फॉल्स, तो हमें क्या करना है, ट्रू। बट आर्ट में पूछा जाए तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, और स्पेसिफाइड बॉडी ऑफ नॉलेज हो गया प्रोफेशन। तो इन तीनों का डिफरेंस याद रखना, ये है सिस्टमेटिक, ये स्पेशलाइज्ड, और ये एप्लीकेशन है। एक एक कीवर्ड को डिफरेंस समझना आप। और जैसे साइंस में क्या होता है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं, और आर्ट में क्या होता है, पर्सनल स्किल्स और क्रिएटिविटी, जिसके पास जितनी हो वो उतना अच्छा ऊपर जाता है। प्रोफेशन क्या है, फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू आप गेन कर सकते हैं इसको। आपने ट्रेनिंग ली, प्रोफेशन बन गए, प्रोफेशनल एमबीए बन गए आप, आपने, आपके अंदर स्किल्स है तो आप एक आर्टिस्ट बन गए, ठीक है। बट आप यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना इसमें मैंडेटरी है, आप साइंस के अकॉर्डिंग। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन बनता है। साइंस क्या बोलता है, मैनेजमेंट क्या है, एक बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन है। और आर्ट क्या बोलते हैं, गोल ओरिएंटेड परफॉर्मेंस है, जो गोल है उस अकॉर्डिंग हम परफॉर्म करते हैं। और ये प्रोफेशन क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट, इफ यू आर अ मैनेजर, इफ यू हैव डन दिस, इफ यू आर ए सीए, इफ यू आर, तो सीए वगैरह हो गए, ये सब हो गए, जो भी होते हैं, तो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है एआईएमए के थ्रू। अब इसमें क्या दे रखा है, ये डिफरेंस याद रखना, साइंटिफिकली मेथोडोलॉजी यूज होती है, इसमें इंट्यूशन और जजमेंट के बेसिस पे होता है, और इसमें कुछ भी नहीं होता, मतलब एंट्री इसमें रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसमें लाइसेंसिंग जरूरी नहीं है, इसमें कोई भी सिंगल गवर्निंग बॉडी नहीं है, ठीक है। इमर्जिंग प्रोफेशन जो भी है उन पे लिए बात की गई है, जैसे जो भी नए नए प्रोफेशन आ रहे हैं, ये इनका मेन मोटिव होता है सर्विस देना। और ये जो है परफेक्टेड थ्रू प्रैक्टिस, ठीक है। आप टीचर हो बट आप 5 साल से पढ़ा रहे हो, तो आप एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट टीचर बन जाओगे, ठीक है। इसमें पर्सनलाइज्ड अप्रोच पे फोकस होता है, टू मैनेजर्स हमेशा डिफरेंट होते हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका अलग होगा टीचर का, दूसरे का टीचर का अलग होगा।
वैसे ही अलग अलग मैनेजर्स अलग अलग तरीके से चीजों को मैनेज करते हैं, ठीक है। बट इसमें क्या है, ओवर टाइम सेम प्रिंसिपल्स को टेस्ट किया जाता है, तो वो एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स निकाल दिए जाते हैं कि हाँ यही है जो मैनेजमेंट को अच्छा बना सकता है। इनके हिसाब से सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, ये इनके हिसाब से, साइंस के हिसाब से वही हमें फॉलो करनी पड़ती है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस साइमल्टेनियसली और इट इज एन एमर्जिंग प्रोफेशन एज वेल, ठीक है, ये याद रखना। आइए अब हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट कैसे हुआ। अलग अलग थ्योरीज है, हम सारी कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले 1900s में साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरीज आई थी जो एफ डब्ल्यू टेलर ने दी थी। फिर उसके बाद में हेनरी फेयोल ने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी लेके आए। फिर 1920 में ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी आई जो मैक्स वेबर ने दी। ये तीनों ही किस में आती है, क्लासिकल अप्रोच में आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो 1930 में आई थी वो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आई थी जो एल्टन मायो लेके आए थे। इनका डिस्क्रिप्शन हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर 1940s में बिहेवियरल अप्रोच आया था, मैस्लो और मैकग्रेगर लेके आए थे। 1950 में क्वालिटेटिव अप्रोच आया था ओआर स्कूल्स के बेसिस पे। फिर उसके बाद में ये तीनों ही किस में आती है, नियो क्लासिकल ह्यूमन अप्रोच में आती है, ठीक है। एक साथ इतने अच्छे नोट्स नहीं मिलने वाले हैं आपको, इसीलिए मैं चाहती हूँ आप इसको अच्छे से पढ़ो और कवर करके जेआरएफ क्रैक करो। मेहनत करो, बट इस पीपीटी से 100% आपको हेल्प होगी। 1960 में सिस्टम अप्रोच आया था, ठीक है। बर्टन फ्ली ने दी थी, बर्टन लिफी। फिर 1970s में कंटिजेंसी अप्रोच आया था, लॉरेंस लॉर्श ने दिया था। हम ये सारे ही अप्रोच आज पढ़ने वाले हैं, अभी एक एक चीज बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। मॉडर्न अप्रोच, ये दोनों मॉडर्न अप्रोच, ये सिस्टम अप्रोच है, ये मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है। न्यू क्लासिकल में ये तीन आता है, ये सिस्टम अप्रोच भी एक तरीके से मॉडर्न में ही है, ठीक है। क्लासिकल प्री 1930 है, न्यू क्लासिकल 1950 तक है, और 1960 के बाद वाले मॉडर्न अप्रोच है। याद रखना, टेलर, फेयोर, वेबर, मायो, मैस्लो, ओआर सिस्टम एंड कंटिजेंसी, ऐसा एक इनका सिस्टम हो गया। इवोल्यूशन देख लो इनका, ठीक है ना, ऐसे ही हुआ है इनका। नेक्स्ट हम सबसे पहले शुरू करेंगे अब एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट जो इन्होंने दिए हैं, ठीक है। एफ डब्ल्यू टेलर 1865 से 1950 तक इनके प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट चल रहे थे। मिडवेल स्टील कंपनी के टाइम पे इन्होंने दिया था। शॉप मैनेजमेंट का इन्होंने दे रखा है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तीन इनके मेन हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस है। और इन इंडिया एन एग्जाम्पल असेंबली लाइन इन मारुति सुजुकी प्लांट। अब जो असेंबली लाइन मारुति सुजुकी प्लांट में दिया गया था वो भी एफ डब्ल्यू टेलर के थ्रू ही दिया गया था। तो ये चारों ही क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है एफ डब्ल्यू के। अब सिर्फ आप ये मत पढ़ के जाओ, इसके अलावा भी देखो, जैसे शॉप मैनेजमेंट का कंसेप्ट है वो इन्होंने दिया था 1903 में, ठीक है। और मिडवेल स्टील कंपनी का भी इन्होंने दिया था, और असेंबली लाइन वाला भी इन्होंने दिया था। अब इसके अलावा हम देख लेते हैं जो मेजर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है एफ डब्ल्यू टेलर के दिए हुए। दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। कहने का मतलब यह है कि रिप्लेस गैस वर्क विद साइंटिफिकली डिटरमाइंड मेथड्स। कहने का मतलब है टाइम एंड मोशन स्टडी यूज की गई थी इसमें टू फाइंड द वन बेस्ट वे, कि इनके हिसाब से मैनेजमेंट एक साइंस है, कोई भी रूल ऑफ थंब नहीं है। कोई भी, हर चीज का एक बेस्ट मेथड है, वो मिल जाता है, उसको फॉलो करो। कहने का मतलब ये है, हिट एंड ट्रायल पे मत जाओ, गैस वर्क पे मत जाओ। इनका कहने का मतलब ये है। फिर ये क्या बोल रहे हैं, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, सेलेक्ट वर्कर्स बेस्ड ऑन साइंटिफिक क्राइटेरिया, ट्रेन देम इन द मोस्ट एफिशिएंट मेथड्स, ठीक है। मेजर तो ये चार ही है हमारे पास में, 1 2 3 4। ये साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग की भी ये बात करते हैं। फिर सेकंड जो ये कह रहे हैं, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब कि कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए उनके इंटरेस्ट में। मेक श्योर जो भी वर्कर्स एक गोल पे काम कर रहे हैं उन सबका इंटरेस्ट सिमिलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी और का तो इंटरेस्ट कोई और डिपार्टमेंट में है बट स्टिल ही इज इन हियर, या फिर किसी का इंटरेस्ट है कि कंपनी को ऊंचा पहुंचाऊं और किसी का है कि नहीं, पहुंचाने का इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको बस बैठा टाइम पास कर रहा है। तो ऐसे लोगों को मत लो, या फिर ऐसे लोगों से कॉपरेशन में हेल्प नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो कॉपरेशन हमेशा ध्यान रखना, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में बना के रखना, अदरवाइज प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से मैनेज नहीं हो पाएगा। हम अलग अलग टेलर्स ने बताया है हमें, अलग अलग थिंकर्स ने, कि कैसे हम कंपनी को मैनेज कर सकते हैं। तो ये तो बोल रहे हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर लो, कंपनी अच्छे से मैनेज हो जाएगी। बट ये यूजुअली ये जो दिया गया है ये एक तरीके से ट्रेडिशनल मेथड है, और अदर चीज ये जो दी गई है वो हमें बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, ठीक है। जहां पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो होते हैं यूजुअली वहां यूज होते हैं ये सारे, ठीक है। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और हमें वो ये भी ध्यान रखना है कि डिविजन ऑफ वर्क बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, बोथ वर्क इक्वली हार्ड इन देयर रिस्पेक्टिव रोल्स।
कोऑपरेशन पे काम करवाना है, ऐसे नहीं कि इंडिविजुअल छोड़ दिया किसी को, नहीं, हमें डिवीजन ऑफ वर्क करना है मैनेजमेंट ऑफ वर्कर्स में, कि आपका ये काम है, आपका वो काम है, ये सब चीजों को डिवाइड करके अच्छे से काम करवाना है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ऑल वर्कर्स, इसको हम बोलते हैं मेंटल रिवोल्यूशन, मतलब कि टाइम टू टाइम वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों की ही प्रॉस्पेरिटी में मैक्सिमाइजेशन होता रहना चाहिए। हर वर्कर्स को हमें क्या करना है, ग्रोथ पे फोकस करना है, सबका डेवलपमेंट पे फोकस करना है, तभी क्या है, मैनेजमेंट अच्छा चलेगा। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब कि वन बेस्ट वे है जो फाइंड करो, यूज एंड टाइम एंड मोशन स्टडी से। टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी पता होगा ना, कि किस चीज में कितना टाइम लग रहा है, वो सेट कर दो स्टैंडर्ड, किस में कितने मोशंस हो रहे हैं तो उस मोशंस को कम करो और काम को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करो, तो वन बेस्ट वे फाइंड कर लो, ठीक है। ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इन्होंने दे रखी है, ये देखो, टाइम स्टडी क्या है, डिटरमाइनिंग दी स्टैंडर्ड टाइम, ये की टेक्निक्स है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के टाइम पे दी गई थी इन्होंने, कि हम देख लो स्टॉप वॉच के थ्रू कितना टाइम लग रहा है और फिर उस अकॉर्डिंग उनका फेयर डे सेट कर दो। जैसे एक चीज को मैन्युफैक्चर करने में 10 मिनट लग रही है तो उस अकॉर्डिंग उनको टारगेट दे दो। मोशन में है, ये मोशन जो है गिलबर्थ ने दी थी, ये वाली जो एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मोशंस बाय गिलबर्थ, ठीक है, मोशन स्टडी उन्होंने की थी। और टेलब्रिग ने एलिमेंट्री मोशंस पे काम किया था। और रिड्यूसेस फैटिग, फैटिग मतलब थकान जो होती है, मतलब कि दिन भर, मतलब एक काम को मैन्युफैक्चरिंग में मुझे लगते 10 मिनट है, बट अगर वही चीज, एक चीज वो इतनी दूर रखी हुई है, मैं वहां जाके लेके आ रहा हूँ, इससे अच्छा अगर वो यहीं रख दी जाए, मतलब मेरे मोशंस कम कर दिए जाए, घूमना इधर से उधर कम हो जाए, तो वो चीज 5 मिनट में मैन्युफैक्चर हो सकती है। वो स्टडी करो एंड देन एलिमिनेट करो, जो वेस्ट है, जो मोशंस वेस्ट है उनको हटाओ। फैटिग स्टडी होती है अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, मतलब इंसान कंटिन्यू तो नहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे काम कर सकता ना, तो उसको एक एक घंटे, दो दो घंटे बाद ब्रेक दो। पता करो कि फुल शिफ्ट में उसको कितना टाइम काम करवा सकते हो। 8 घंटे अगर वो काम कर रहा है तो उसको हर आधे घंटे में ब्रेक चाहिए या हर 2 घंटे में ब्रेक चाहिए, तो वो फिटिंग स्टडी करो कि कब वो थक रहा है, कितनी मेहनत उसकी लग रही है, ठीक है। रेस्ट इंटरवल्स उसको कितने चाहिए, तो ये सब आपको स्टडी करना है और उस अकॉर्डिंग ही उनको रूल्स फॉलो करना है। मेथड है, बेस्ट वे फाइंड करो, कैसे परफॉर्म करना है, इम्प्रूव करो, ठीक है। एक डिफरेंशियल पीस वेज रेट है जो इन्होंने निकाला था, टेक्निक। इसका कहने का मतलब ये है कि हायर रेट पर पीस फॉर वर्कर्स एक्सीडिंग स्टैंडर्ड्स, लोअर रेट फॉर दोज बिलो। इन्होंने एक डिफरेंशियल पीस मतलब कि सबको रिटर्न में कितना पैसा देना है, सैलरी जो हम बोलते हैं, एक तरीके से वेजेस होता है वर्कर्स के लिए, ये वर्कर्स के लिए ही बनाया गया है मैनेजमेंट टेक्निक, ठीक है, एफडब्ल्यू टेलर का। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी ने स्टैंडर्ड से ज्यादा कुछ आउटपुट दिया है तो उनको क्या मिलेगा, हायर वेजेस मिलेंगे। बट अगर कोई स्टैंडर्ड आउटपुट से कम करके लाया है काम, तो उसके इंसेंटिव्स कम नहीं करेंगे, हम जितने सोचे थे उतने दे देंगे, ठीक है। इंसेंटिव्स बढ़ जाते हैं इफ यू आर डूइंग और मीटिंग एक्सपेक्टेशंस, बट इफ यू आर नॉट मीटिंग एक्सपेक्टेशंस तो आपका कम नहीं करेंगे। समझ में आ रही है चीजें, तो ये इन्होंने निकाला था। स्टैंडर्ड 20 यूनिट पर डे है, बट आप अगर अबव 15 निकाल रहे हो, ठीक है, बट बिलो 10 है तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें वो चेक करते हैं और ये डिफरेंशियल पीस वेज बना दिया उन्होंने। अब एक फंक्शनल फॉरमैनशिप है जिसमें इन्होंने क्या किया, 8 फॉरमैन को ईच वर्कर को डिवाइड किया, 4 को प्लानिंग में, 4 को एग्जीक्यूशन में, ठीक है। इसमें क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होती है, जैसे हम आगे वाले पढ़े में पढ़ेंगे, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स में यूनिटी ऑफ कमांड होनी जरूरी है, मतलब कि एक बॉस को एक ही ऑर्डर, एक वर्कर के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। जैसे 4 वर्कर है, 4 पे एक ही बॉस इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए, तो इसका हो गया यूनिटी ऑफ कमांड। अब ऐसा नहीं है कि मुझे ये वाला सर भी मुझे डायरेक्शन दे रहे हैं, ये वाले सर भी मुझे आके ज्ञान दे रहे हैं, तो मैं 3 3 का काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज क्या है, इसमें वायलेट हो रही है। इसमें क्या है, 8 वर्कर्स को, मतलब एक इंसान को 2 जन भी ज्ञान दे रहे हैं, 3 जन भी ध्यान दे रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी बोलते हैं हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल्स को, जो उन्होंने दी थी, ठीक है। हेनरी फ्योल ने 1841 से 1925 के, ये फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहलाते हैं। अब इन प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझना, बहुत इजीली दे रखा है। डिवीजन ऑफ वर्क, जो भी काम है उसको डिवाइड करना, जैसे असेंबलिंग को अलग कर दिया, मार्केटिंग को अलग, डिजाइनिंग को अलग, सेपरेट टीम्स बना दी, ठीक है। स्पेशलाइजेशन इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड आउटपुट, ईच पर्सन डज वन स्पेसिफिक टास्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब ये होता है कि हर काम, जो भी मैनेजमेंट की पूरी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में काम है, उसको डिवाइड करना। जैसे हम डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं ना, तो हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, हर डिपार्टमेंट की ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करना, जिसको जितनी ऑथोरिटी दे रहे हो, ऑथोरिटी मीन्स राइट टू गिव ऑर्डर्स, आपके पास पावर है कि आप अपने अंडर वालों टीम प्लेयर से काम करवा सकते हो।
तो आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी भी एक है, टीम अगर काम नहीं कर रही है तो हम आपसे ही बोलेंगे, जवाबदारी भी आपकी होगी। तो हमेशा अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर उसको अथॉरिटी दी है तो उसको फिर जवाबदारी भी लो, उससे रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लो। डिसिप्लिन कहता है कि ओबीडियंस, रेस्पेक्ट, प्रॉपर बिहेवियर फॉलो करो, ठीक है। ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने जरूरी है इफ यू वांट टू बी ए मैनेजर, या फिर आप कहीं के मैनेजर हैं तो आपको ये 14 प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड हमने अभी पढ़ा था कि एक एम्प्लॉय को हमेशा एक ही सुपीरियर ऑर्डर देना चाहिए, मेरे ऊपर हमेशा एक ही बॉस होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरे ऊपर 4 बॉस है, चारों अलग अलग गाइडेंस दे रहे हैं, एक मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट से भी काम दे रहा है, एक मुझे वहां से भी काम दे रहा है, एक सेल्स वाला भी काम दे रहा है, एक मुझे असेंबली लाइन से भी बुला रहे हैं, तो मैं सबके लिए नहीं काम कर पाऊंगी, ठीक है। तो ये सेल्स एग्जीक्यूटिव हमेशा सेल्स मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, मार्केटिंग हेड्स को नहीं करेगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग हैं काम कर रहे हैं, सब लोग एक ही एक्टिविटी में एक ही ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए करने चाहिए, तभी क्या होता है, एक तरीके से एक प्लान एग्जीक्यूट हो पाता है। जैसे कि हमारा मार्केटिंग टीम का प्लान आ गया है कि हमें क्या करना है, मार्केटिंग डायरेक्टर ने बोला है कि इस बार हमें मार्केटिंग प्रमोशंस में इतना इन्वेस्टमेंट करना है ताकि हमारे पास सेल्स जनरेट हो। अब प्रमोशंस पे ना फोकस करके कोई कुछ और एक्टिविटी पे फोकस्ड है, कहीं किसी और पे फोकस्ड है, तो दिस विल नॉट वर्क, ओके। सो देयर शुड बी ऑल टीम मेंबर्स वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन। टीम हेड ने जो गोल दे दिया उसी गोल पे सबको काम करना है, तब होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, और हमें ये भी ध्यान रखना है जो भी इंडिविजुअल्स मेरे अंडर काम कर रहे हैं सबका मैं उनके इंटरेस्ट भी जानूं। मतलब वो इस कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनका मेन रीजन क्या है, उसके पीछे सिर्फ सैलरी है या कुछ पर्सनल इंटरेस्ट भी है उनके, कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करते रहना ये पॉसिबल नहीं है, वो थोड़ा अपना पर्सनल भी प्रॉफिट देखेंगे। तो वो चीज भी उनको फुलफिल करते देना, जैसे किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को रिकॉग्निशन चाहिए। हमने देखा था ना मैस्लोज हायरार्की थ्योरी में ऐसे ऐसे अलग अलग मोटिवेशन होते हैं काम करने के, तो उन चीजों को समझना और उनको भी देना, ठीक है। रिम्यूनरेशन मतलब कि फेयर देना, हमेशा रिम्यूनरेशन मतलब होता है एक तरीके से सैलरी, बट वो हमेशा ध्यान रखना फेयर हो। इन्फोसिस वेरिएबल पे प्लस बोनस लिंक टू द परफॉर्मेंस, अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको बोनस दो, नहीं कर रहा है तो उसको मत दो, तो दिस इज फेयर, ठीक है, ताकि दोनों ही सेटिस्फाई रहे, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, सेंट्रलाइजेशन, मतलब कि जो मेन डिसीजंस होते हैं कंपनी के वो हमेशा ध्यान रखना कंपनी के जो हम देखते हैं ना टॉप लेवल ऑफ मैनेजर, सीईओ, एमडी, उन्हीं को लेने चाहिए। सेंट्रलाइज्ड मतलब ये होता है, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है जो भी बहुत रोज के डिसीजंस है, डे टू डे एक्टिविटीज है, छोटे मोटे लाइट्स फैन ऑफ कम हो गए, मशीन खराब हो गई, छोटी मोटी चीजें जो है वो डिसेंट्रलाइज कर दो। डिसेंट्रलाइज मतलब डिपार्टमेंट्स को अथॉरिटी दे दो कि आप अपने हिसाब से पैसे देके ठीक करवा लो, हर चीज के पास आप बॉस के पास नहीं जाओगे, ठीक है, थोड़ा खुद से भी मैनेज करोगे। तो सेंट्रलाइजेशन मतलब कि सारा डिसीजन टॉप अथॉरिटी के पास होता है, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सारा डिसीजन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, वर्कर्स, इंडिविजुअल्स। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में भी एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, कुछ चीजें सेंट्रलाइज होनी चाहिए, कुछ चीजें डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि स्टार्टअप है वो सेंट्रलाइज होता है, और लार्ज एमएनसीज है उसमें डिसेंट्रलाइज्ड डिविजन होते हैं, क्योंकि वो अकेला इंसान एमएनसीज में एक टॉप डिसीजन मेकर क्या है हर चीज पे नहीं फोकस कर सकते। स्केलर चेन आप लोग जानते होंगे, दैट इज हायरार्की। एक हायरार्की है कि ये इसको ऑर्डर देंगे, ये इसको देंगे, ये इसको देंगे, ये इसको देंगे, ये हायरार्की हो गई, स्केलर चेन चल रही है। और गैंग प्लान क्या होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन अलाउ कर देते हैं, जैसे यहाँ पे ये 3 बॉस है, यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे ये 3 है, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, मैं इसके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकती हूँ और मैं इनके साथ भी डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकती हूँ। दीज आर दी गैंग प्लान, ठीक है। यूज व्हेन अर्जेंट क्रॉस डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन नीडेड, कभी कभी मुझे उस डिपार्टमेंट के हेड से बात करनी हो तो मैं कभी गैंग प्लैंक यूज कर सकती हूँ, तो इट इज एन फॉर्मल फॉर्मल कम्युनिकेशन मेथड। ऑर्डर में क्या होता है, राइट पर्सन इन द राइट प्लेस, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे वर्कर्स तो हायर कर लिए, सबको काम पे लगा दिया, बट क्या उसको वो काम आता है, राइट मटेरियल एट द राइट प्लेस। पर ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप लाइब्रेरी में बुक्स नहीं रख रहे हो, कहीं और ही रख के आ रहे हो, तो उसको ढूंढने में 2 घंटे वेस्ट हो गए हैं। तो यही चीज ध्यान रखनी है, कीप द थिंग्स इन द राइट प्लेस, कीप द पर्सन एट द राइट प्लेस। अब मुझे मैनेजर से बात करनी है तो मैं उनको कहाँ ढूंढूंगी, या तो मुझे रास्ते में पता हो, एरोज लगे हो कि मैनेजर का रूम वहां पे है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट वहां पे है, उधर जाके बात कर सकते हो, ठीक है। अगर वो सर मुझे वहां मिले नहीं तो मेरे को उनको ढूंढने में 3 घंटे लग गए। तो देयर शुड बी हमेशा राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, राइट मटेरियल इन द राइट प्लेस, ठीक है।
ऑर्डर का मतलब ये होता है, इक्विटी मतलब ये होता है काइंडनेस एंड जस्टिस। हमेशा एम्प्लॉयज को काइंडनेस एंड जस्टिस के साथ ट्रीट करना, ताकि वो लॉयल्टी और डिवोटेड रहे आपकी कंपनी के लिए। सबके लिए इक्वल लीव के पॉलिसीज रखना, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, अब कहने का मतलब यह है कि टर्नओवर जो होता है, जैसे आज कंपनी में ज्वाइन किया, एक ही साल के अंदर मैंने देखा कि मेरे बराबर वाले जो थे 10 टीम मेंबर्स छोड़ के चले गए, फिर 10 नए आए, अगले साल फिर कुछ 5 जा रहे हैं, फिर 5 नए आ रहे हैं, फिर 6 जा रहे हैं, 6 नए आ रहे हैं। सो इससे क्या होता है, टेन्योर जो है, जो टर्नओवर है कंपनी का स्टाफ का, वो बहुत ज्यादा हो गया है। तो जिस वजह से क्या है, वो कंपनी में आ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, फिर चले जा रहे हैं, कंपनी को कुछ दे के नहीं जा पा रहे हैं। तो हमारा ये रोल होना चाहिए कंपनी का कि हम इतने अच्छे से उनको मैनेज करें कि वो हमारी कंपनी के साथ लॉयल रहे, 5 साल, 10 साल, 20 साल हमारे साथ कमिटेड रहे और अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है, उनको जॉब सिक्योरिटी वाली फीलिंग होनी चाहिए। अगर उनको ग्रोथ चाहिए, प्रमोशन चाहिए, तो वो सब भी हम उनको दें। और हमें इनिशिएटिव पे फोकस करना चाहिए। प्रिंसिपल कहता है कि एम्प्लॉयज को हमेशा इनिशिएटिव लेने पे फोकस करना चाहिए, कि आपको अगर कुछ आइडियाज आ रहे हैं तो अपने हिसाब से दो। ठीक है, जैसे गूगल ने 20% टाइम पॉलिसी दे दिया फॉर एम्प्लॉय लेड इनोवेशन। मतलब जितनी भी उनकी पॉलिसीज आती है तो 20% ऑफ पॉलिसीज वो एम्प्लॉय लेड इनोवेशन पे फोकस करते हैं। एम्प्लॉयज ने अपने सजेशंस दिए, उन्हीं में सजेशंस पे ब्रेनस्टॉर्म करके उन्होंने नई पॉलिसी निकाल दी। ठीक है, इससे क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ता है एम्प्लॉयज का कि हमारे भी सुन रहे हैं, हमारे आइडियाज भी जनरेट हो रहे हैं। जो लास्ट प्रिंसिपल है, एस्पिरिट द कॉर्प्स, इसमें क्या होता है, जो भी टीम है उनके बीच में हार्मोनी बनी रहे। हमें क्या करना है कि यूनियन इन स्ट्रेंथ उनको समझाना है। अगर आप अकेले काम करोगे, यू कैन नॉट अचीव द गोल। सो यू आर अ टीम, यू आर ऑल्सो वन यूनिट। तो उनको एक हार्मोनी, टीम वाली चीजें समझानी है। अब गैंग प्लैंग हम एक डेफिनेशन में और समझ लो, बाईपासिंग स्केलर चेन फॉर एफिशिएंसी। स्केलर चेन को बाईपास करना, जैसे स्केलर चेन कहता है सीधा सीधा चलो, बट हमने क्या किया, यहाँ से डायरेक्ट वहां पहुंच गए, यहाँ से यहाँ पहुंच गए। तो एफिशिएंसी के लिए कि टाइम सेव हो, ना कि कोई इनफॉर्मल ग्रुप बनाना, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं वो। ठीक है, एस्पेक्ट द क्रॉप्स है, ये एक फ्रेंच फ्रेज है। एस्पेक्ट द क्रॉप्स जो है फ्रेंच का एक फ्रेज है। ठीक है, FRENCH फ्रेंच का। अब इनका एक कंपैरिजन टेबल है, जो हेनरी फ्योल और FW टेलर में क्या डिफरेंस है उसके लिए एक बहुत मेमोरी ट्रिक है। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो आप लोग, 1 मिनट के लिए पॉज कर लो, उनका डिफरेंस समझो, स्क्रीनशॉट ले लो। मेन हम दोनों का क्रिटिसिज्म पढ़ना जरूरी है कि FW टेलर क्या होता है, डीह्यूमनाइजिंग है। ये इंसान को मशीन की तरह समझता है कि इसको 8 घंटे में कितनी रेस्ट चाहिए, कितना क्या चाहिए, इतना वेज देना है, उतना वेजेस नहीं देना है। ह्यूमनाइज चीजों को ये नेग्लेक्ट कर रहे हैं FW टेलर में। और फंक्शनल फॉर्मेनशिप जो है यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट कर। तो दो मेजर इसके क्रिटिसिज्म है FW टेलर के प्रिंसिपल्स के। हेनरी फ्योल के क्या है, टू जनरल बातें कर रहे हैं। मतलब इन्होंने जो बातें बोली थी अभी जस्ट हमने 14 प्रिंसिपल्स में बड़ी, बहुत जनरल है, बेसिक है, बट उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सली फॉलो नहीं हो पा रहे। मतलब मेरे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में अगर मैं वो फॉलो करूं, बट स्टिल आई नीड समथिंग एल्स टू मेक द एफिशिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, तो वो एक तरीके से स्पेसिफिक नहीं है, पर्सनलाइज्ड नहीं है। ठीक है, अब ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी पढ़ लेते हैं, मैक्स वेबर ने जो दी थी। ठीक है, इनकी 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी की बात करते हैं। ये वेबर्स 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं लेजिटिमेसी की। ठीक है, एक तो होता है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, एक कैरिस्मेटिक अथॉरिटी एंड रिलेशन लीगल अथॉरिटी। कहने का मतलब है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी मतलब कि हेरिडिटरी है, दादाजी है, दादाजी के बाद अगर वो दादाजी है तो उनके पास अथॉरिटी होगी, फिर पापा मेरे दादाजी बन गए कभी तो उनके पास अथॉरिटी आ गई। विलेज का पंचायत हो गया, कोई लॉर्ड्स हो गए, कोई किंग्स है, ये सब बेसिक जो सक्सेशन चलता आ रहा है, हेरिडिटरी ट्रेडिशनली वो अथॉरिटी पे है, तब मैं उसको मानती हूँ, पूछती हूँ। कैरिस्मेटिक क्या हो गया, उन्होंने एक्सेप्शनल पर्सनल एट्रीब्यूट्स है, उन्होंने एक्सेप्शनल क्वालिटीज है उनमें, तब आज उनको लोग उनको पूछ रहे हैं, उन्होंने ऐसे काम किए हैं। ठीक है, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी, महात्मा गांधी, स्टीव जॉब्स, ये सब क्या इन्होंने काम किया है, ये एक तरीके से इतने अच्छे लेवल पे इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि इनमें ये क्वालिटीज है। अब थर्ड अथॉरिटी तरह के लोग होते हैं जो फॉर्मल फॉर्मली वो सीट पे पहुंचे हैं, जैसे IAS RAS बनते हैं। ठीक है, रेगुलेशंस होते हैं, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू पहुंचे हैं वहां पे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स। तो दिस इज ऑल्सो एन रीजनल लीगल अथॉरिटी। अब होता क्या है, मेन आइडियल ब्यूरोक्रेसी के रूल्स क्या होते हैं कि यहाँ पे हमेशा हायरार्की होती है, करियर ओरिएंटेशन होता है, ये इम्पर्सनलिटी पे फोकस ज्यादा होता है यहाँ पे। ठीक है, डिविजन ऑफ लेबर होता है,
फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, फॉर्मल सिलेक्शन होता है। एक तरीके से आईएएस आरएएस की जैसी एक तरीके से स्ट्रक्चर बना रखा है जहाँ पे अथॉरिटी पे ज्यादा फोकस्ड है। ठीक है, अब हम एक चीज और देख लेते हैं कि जो ब्यूरोक्रेटिक का क्रिटिसिज्म है वो देखो। मैक्स वेबर क्या है, एक आइडल टाइप तो है, ठीक है, बट इनका क्रिटिसिज्म क्या है, रेड टेप, रिजिडिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी, डीह्यूमनाइजिंग। ये भी ह्यूमन को डीह्यूमनाइज ही कर रहे हैं, जस्ट लाइक टेलर का जो था। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा हायरार्की फॉलो की है। रेड टेपिज्म है यहाँ पे जैसे इस वाली चीज में रेड टेपिज्म हो गया। ठीक है, रिलेशन, लीगल अथॉरिटी। अब ह्यूमन रिलेशन, अब जाके कोई ह्यूमन अप्रोच आया है। जैसे हमने इससे पहले क्या देख रहे थे, क्लासिकल थ्योरीज चल रही थी जिनमें ह्यूमन के बारे में नहीं बात की गई। अब न्यू क्लासिकल थ्योरीज शुरू हो गई। एल्टन मायो का होथ्रोन एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, होथ्रोन एक्सपेरिमेंट पे क्या है, 4 स्टडीज हुई। 4 स्टडीज की फाइंडिंग्स हम देखने वाले हैं। फर्स्ट स्टडी थी जो थी इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट था कि लाइटनिंग हैड नो डायरेक्ट रिलेशनशिप विद प्रोडक्टिविटी, बोथ ग्रुप्स इंप्रूव्ड, सोशल फैक्टर्स मैटर्ड मोर। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो रिले असेंबली वाला था वो इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है, होथ्रोन इफेक्ट की बात की गई है। प्रोडक्टिविटी रोज रिगार्डलेस ऑफ कंडीशन, जैसे ब्रेक्स, रेस्ट, वेजेस, इन सब चीजों को हटा के भी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। वर्कर्स रेस्पॉन्डेंट टू अटेंशन एंड रिकॉग्निशन, कह रहे हैं कि ब्रेक्स, रेस्ट और वेजेस की बात की जा रही थी अभी तक कि इनको ब्रेक दे दो तो अच्छा काम करेंगे, इनको थोड़ा वेजेस बढ़ा दो तो काम करेंगे, इनको थोड़ा रेस्ट दे दो तो काम करेंगे। नहीं, अब क्या है कि अगर वर्कर्स पे अटेंशन दिया गया, उनकी चीजों के, उनकी नीड्स पे फोकस किया गया, उनको रिकॉग्नाइज करवाया गया, उनको प्रमोशन दिया गया, ठीक है, उनको अवार्ड्स दिए गए, तो वो चीजें भी क्या है उनको इम्पैक्ट कर रही है और इस वजह से क्या है प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। तो ये एक रिले असेंबली किया गया था जिसमें कुछ लोग थे जिनके ऊपर टेस्ट किया गया था 1927 से 32 के बीच में। प्रोडक्टिविटी ब्रेक हुई है, इसको बोलते हैं होथ्रोन इफेक्ट, कि प्रोडक्टिविटी डज नॉट ऑलवेज improve because of these things, it can be improved by recognition as well. Okay, फिर थर्ड किया गया था इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। इसमें था कि वर्कर्स के भी क्या होते हैं, इमोशंस और फीलिंग्स होती है काम को लेके। सिर्फ वो एक मशीन नहीं है कि आए काम किए चले गए, नहीं। अगर आप उनकी कंप्लेंट सुनोगे, उनकी प्रॉब्लम सुनोगे, तो उनका इम्प्रूव होगा, क्या मोरल इम्प्रूव होगा, तो उनकी सोशल नीड्स भी इंपॉर्टेंट है। तो ये उसमें पता चला गया था इंटरव्यूइंग प्रोग्राम में। फोर्थ था बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन, ये 1931 टू 31 में था, जिसमें उन्होंने क्या देखा कि वर्कर्स को प्रोटेक्ट नॉर्म्स के बेसिस पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इनफॉर्मल ग्रुप्स मोर पावरफुल होते हैं देन फॉर्मल। मतलब इसमें यह पता चल गया है कि हमें पहले से ही बता दिया जाता है कि आपको क्या करना है, 8 मशीन आज के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 8 मशीन डेवलप करनी है, मतलब मैन्युफैक्चर करनी है, बस रूल दे दिया फिक्स। बट कभी कभी फॉर्मली जो लोग काम कर रहे हैं, अगर कभी इनफॉर्मली उनको बोल दिया जाए तो कभी कभी वो 8 की जगह 15 भी डेवलप करके दे देते हैं। ठीक है, ग्रुप नॉर्म्स के चक्कर में कभी कभी वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते एक दूसरे से, क्योंकि ग्रुप के नॉर्म्स है कि आपको कम्युनिकेट नहीं करना, रेस्ट नहीं लेना, ये नहीं करना। इनफॉर्मल ग्रुप कभी कभी इसीलिए मोर पावरफुल होते हैं। तो इन्होंने 4 फाइंडिंग्स ये फाइंड की है। ये चारों ही चीजें याद रखना कि कौन सी वाली फाइंडिंग कौन से वाले एक्सपेरिमेंट की थी। ठीक है, ये सब अब्राहम मैस्लोस के भी आए हुए हैं, जैसे कि वर्कर्स हैव सोशल नीड्स बियॉन्ड जस्ट मनी। तो ये जो है वो अब्राहम मैस्लो ने दी थी, जो हम मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ते हैं ना उसमें। नेक्स्ट अप्रोच जो है बिहेवियरल साइंस की, इनमें हम सारी पढ़ने वाले हैं ये वाले। ठीक है, अब्राहम मैस्लो ने कौन सी दी थी, हायरार्की ऑफ 5 नीड्स। ठीक है, ये हमने पढ़ चुके हैं, ये जो पिरामिड पढ़ा था हमने। ठीक है, ये मोटिवेशन थ्योरीज में वही है। मोटिवेशन, अनसेटिस्फाइड जो नीड है उससे मोटिवेट कर दो उनको। डगलस मैकग्रेगर का हमने पढ़ा था थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई पढ़ा था हमने, कि जो एक्स वाले लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हमें काम करना पसंद नहीं है तो उनको डंडा लेके काम करवाना पड़ता है। वाई वाले क्या होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, तो उनको बस अच्छे से उनको गाइड करते रहो तो वो काम करते रहते हैं। तो ये ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज है। जैसे यहाँ लिखा हुआ ना सेल्फ मोटिवेटेड, ये लेजी और इनको कंट्रोल की जरूरत होती है। हर्जबर्ग थ्योरी हमने पढ़ी थी, एक होता है सेटिस्फायर्स, एक होता है हाइजीन फैक्टर्स होते हैं एक तो। ठीक है, हाइजीन फैक्टर्स होते हैं और एक होते हैं मोटिवेशन फैक्टर्स। ये होते हैं डिससेटिस्फायर्स, ये होते हैं सेटिस्फायर्स। तो ये चीजें हैं जो मोटिवेट करती है। बिहेवियरल अप्रोच ये हमें बाद में पता चले हैं, ठीक है, 1960s के बाद से, 40s के बाद से बोल सकते हैं।
तो ये हर्ज़बर्ग थ्योरी थी जो बोलते हैं कि मोटिवेटर्स जो है ये सब चीज़ें हैं मोटिवेटर्स, जैसे रिकॉग्निशन, अटेंशन, ठीक है, प्रमोशन, ठीक है, डिसीजंस में इनको इन्वॉल्व करना, इनोवेशन पे फोकस करना, ठीक है, इंसेंटिव्स देना, तो ये सब चीज़ें उनके मोटिवेट करती है। वर्क एंड द नेचर ऑफ मैन, ये 1966 में आया था। ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज डगलस मैकग्रेगर लेके आए थे। मेन जो टर्म्स है इनके नीचे लिखा हुआ है, वर्क एंड द नेचर ऑफ मैन फेडरिक हर्ज़बर्ग लेके आए थे। एंड जो चेस्टर बर्नार्ड है वो बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। ये क्या बोल रहे हैं, अथॉरिटी जो है सबॉर्डिनेट्स ही ग्रांट करते हैं, मतलब मेरे सर है वो, तो मैंने उनको अथॉरिटी दी है कि सर आप मुझे कभी भी डांट सकते हो, ठीक है। एक तरीके से फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव पे बात करता है। और फिर उसके बाद में क्राइस आर्गिस जो है मैच्योरिटी इमेच्योरिटी थ्योरी लेके आए थे वो बोलते हैं कि सप्रेस मैच्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब ऑटोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट डिपेंडेंट एडल्ट्स, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा मैच्योर पर्सन है तो हमें क्या करना चाहिए, फ्री ऑर्गेनाइजेशन रखनी चाहिए। बट अगर इमेच्योर हमने हायर कर रखे हैं हमारे अंडर कंपनी में, तो हमें क्या चाहिए, उनको ऑटोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में हायर करना चाहिए जहां पे डिपेंडेंट एडल्ट्स है, मतलब उनको कुछ नहीं आता, तो वो ऑटोक्रेटिक हो गया ऑर्गेनाइजेशन। और वहीं अगर बहुत ज्यादा मैच्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स है तो वो फ्री ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। अब रेंसिस लिकर्ड ने भी क्या है, थ्री तरह के मैनेजमेंट सिस्टम, फोर तरह के मैनेजमेंट सिस्टम बताए थे। एक्सप्लॉइटेटिव ऑथोरेटिव, बेनेवोलेंट ऑथोरेटिव, कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव। देखो, एक्सप्लॉइटेटिव होता है बहुत ही बेकार, एक तरीके से जो बोल दिया वो करना है। बेनेवोलेंट में ये होता है कि थोड़ा सा सपोर्ट कर देता है, वो ऑर्डर तो देगा, काम तो करवाएगा, थोड़ा सा सपोर्ट कर देगा। कंसल्टेटिव में सामने वाले से पूछ भी लेगा, कर लोगे ना काम, कर लोगे ना, थोड़ा ऊपर नीचे करना है क्या। पार्टिसिपेटिव में क्या होता है, सामने वाले से पूछता है तुम क्या काम करोगे। समझ रहे हो, ये चार तरह की मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं जो रेंसिस लिकर्ड के अकॉर्डिंग निकाली गई है। ये एक ही स्लाइड पे आपके लिए तैयार की गई है क्योंकि मेरे नोट्स ही इसमें यूज किए गए हैं, तो आई जस्ट होप कि आप बहुत अच्छे से पढ़ो और समझो, एक एक यूनिट फॉलो करो, ठीक है। अब हमारे पास में आ गए क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट साइंस अप्रोच। इनके थ्रू भी थोड़ा बहुत मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स के थ्रू। मैनेजमेंट साइंस बात करता है पर्ट सीपीएम की। ऑपरेशंस रिसर्च में मॉडल जो पढ़ने वाले, लीनियर प्रोग्रामिंग, क्विंग थ्योरी, गेम थ्योरी, इनके थ्रू भी मैनेजमेंट होता है। डिसीजन थ्योरी में हम पढ़ने वाले डिसीजन ट्रीज, पे ऑफ मैट्रिसेस, ये सब होती है जिनके थ्रू भी मैनेजमेंट किया जा सकता है। सिमुलेशन होता है कि एक्चुअल में आपको एक स्ट्रेस दिखा दिया जाएगा, एक्चुअल में आपको एक कंडीशन दिखा दी जाएगी कि आप उस पर कैसे काम करोगे। मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन होता है, ठीक है। और लीनियर प्रोग्रामिंग होती है, मिनिमाइज कॉस्ट कैसे कर सकते हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं, है ना, मैक्सिमाइज मिनिमाइज कॉस्ट कैसे करना है। नेटवर्क एनालिसिस भी पर्ट सीपीएम पे बात करता है, जैसे एलएनटी जो है वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन के लिए यूज कर रहा है। पर्ट की फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, सीपीएम की फुल फॉर्म है क्रिटिकल पाथ मेथड, दोनों ही प्लानिंग के टूल्स हैं, ओके। ये एक लास्ट अप्रोच है, सिस्टम अप्रोच है, ठीक है। बट एंड फ्लिप का है। इनमें क्या होता है, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट पे फोकस होता है। कहने का मतलब है जैसा इनपुट डालोगे वैसा आपका प्रोसेस, आपको प्रोसेस में ये करना है सेम, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स इनपुट होता है, फाइनेंस होता है, रॉ मटेरियल, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। और ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक तरीके से ओपन सिस्टम है, सिस्टम ओपन सिस्टम, ठीक है, याद रखना। सिस्टम अप्रोच कहता है ओपन है, जो इनपुट डाल रहे हो, जैसा प्रोसेस कर रहे हो वैसे आउटपुट आएगा, प्रोडक्ट सर्विसेज निकलेगी, प्रॉफिट आएगा, एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा, ये होगा, नॉलेज होगी। कहने का मतलब है इसमें हमेशा फीडबैक लूप होता है। इन्वायरमेंट मॉनिटर्स आउटपुट एंड रिटर्न इन्फॉर्मेशन दैट मॉडिफाइज फ्यूचर इनपुट्स एंड प्रोसेसेस। कहने का मतलब ये है कि ये ओपन सिस्टम भी होता है, क्लोज सिस्टम भी होता है। अगर ओपन सिस्टम करते हो आप अपना ऑर्गेनाइजेशन का, इट मीन्स आप इन्वायरमेंट के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हो। इन्वायरमेंट से जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अदर रिसोर्सेज है, मैक्रो माइक्रो इन्वायरमेंट है, वो इम्पैक्ट करती है बिजनेस को। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, इन्वायरमेंट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, थियोरेटिकल कंसेप्ट है ये, रियलिटी में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं होता है। कोई भी बिजनेस होगा ओपन ही होगा, क्योंकि कोई ना कोई मार्केट में नया रूल आ गया, लीगल अथॉरिटीज आ गए, पॉलिसीज आ गए, गवर्नमेंट में कुछ चेंजेस आ गए, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए, है ना, पेस्टल इन्वायरमेंट, और हम पढ़ते हैं तो वो चीजें हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करती है, तो ओपन सिस्टम ही होता है यूजुअली, ठीक है, जो यूज होता है। ये जो थ्योरी है वो कार्ड्स एंड खान की दी गई है, ठीक है, 1966 में, कार्ड्स एंड खान।
ठीक है। इसमें कुछ टर्म्स है सिस्टम अप्रोच के। सिनर्जी होता है 1+1=11 बन जाता है, ठीक है, ग्रेटर देन 2 होता है। एंट्रोफी कहने का मतलब यह है कि नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ए सिस्टम टू रन डाउन एंड डिसइंटीग्रेट ओवर टाइम। तो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इम्पोर्ट एनर्जी टू सर्वाइव। कहने का मतलब यह है कि आप एक ही चीज बार बार करे जा रहे हो तो उससे क्या होगा, एंट्रोफी हो जाएगा। कभी कभी ऐसी चीजें होती है कि अगर आप अपने आप को रिन्यू नहीं करोगे, इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग योर सेल्फ, यू विल फेल। ये समझ लो आप। सब सिस्टम क्या होता है, ईच डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। देयर आर अ लॉट ऑफ सिस्टम्स। तो सब सिस्टम्स है वो एक कंपनी के। की कंसेप्ट ये इन्होंने फोकस किए हैं और ये एक्चुअल में आज की जनरेशन में यूज हो रहे हैं। और इक्विफिनलिटी क्या होती है, डिफरेंट पार्ट्स कैन लीड टू सेम गोल। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, काम अलग अलग कर रहे हैं, बट ओपन सिस्टम में ये होता है कि सब लोग एट द एंड ऑफ द सेम गोल को अचीव करें। डिफरेंट स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे हैं। टीसीएस एंड इन्फोसिस दोनों ही 1 लाख करोड़ मार्केट में पहुंच गए, बट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज यूज करके। इक्विफाइनलिटी मतलब आप अलग अलग स्ट्रेटेजीज के थ्रू भी एक गोल को अचीव कर सकते हो। देयर आर अ लॉट ऑफ स्ट्रेटेजीज टू अचीव टू अ गोल। और होमोस्टेटिस क्या कहता है, होम्योस्टेसिस टेंडेंसी ऑफ ए सिस्टम टू मेंटेन बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, मतलब सेल्फ रेगुलेटिव मैकेनिज्म है। इसका कहने का मतलब है होमियो मतलब सेल्फ। खुद से आप क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट को चेंज कर रहे हो, नॉट बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट, बट आपको फीलिंग आई कि इसमें मुझे गड़बड़ लग रही है, तो यू आर चेंजिंग द इन्वायरमेंट। अदरवाइज जरूरी नहीं हर वक्त हमारे सिर पे डंडा पड़े तो ही हम कुछ कंपनी में चेंजेस लेके आए। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशनल चेंज बेटरमेंट के लिए भी किया जा सकता है। एक होता है बाउंड्री, कि हमें देखना है कि कितना अलाउ करना है इनपुट आउटपुट, ठीक है। लीगल स्ट्रक्चर डेवलप करना। तो ये एक एक टर्म्स याद रखना, एग्जाम में आ रखी है। और ये सब जो डेवलप की गई है वो कार्ड्स एंड खान की डेवलप की गई है। ओके। ये लास्ट अप्रोच है कंटिजेंसी अप्रोच। इट डिपेंड्स सिचुएशनल मैनेजमेंट, ठीक है। ये बर्न्स एंड स्टोकर एंड लॉरेंस एंड लॉस की दी गई है। ये चारों की डेफिनेशन है। देयर इज नो बेस्ट वे टू मैनेज सिचुएशनल कंटिजेंसी का मतलब ये होता है जो सिचुएशन है उस अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज किया जाता है, ठीक है। बर्न्स एंड स्टोकर की डेफिनेशन है कि मैकेनिस्टिक एंड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होता है, मशीन काम करना, स्टेबल और डायनेमिक एनवायरनमेंट होता है। और लॉरेंस लॉज बोलते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। इन्होंने डिफरेंट टर्म्स निकाली है कंटिजेंसी थ्योरी की, इन्होंने ही कॉइन किया ये टर्म। और वुडवर्ड क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी डिटरमाइन स्ट्रक्चर, कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो वैसा ही आपका स्ट्रक्चर होगा। बैच प्रोसेस कर रहे हो, फिर मास प्रोडक्शन, फिर टेक्नोलॉजी, फिर कंटिजेंसी वेरिएबल। कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी बेटर होगी तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, ठीक। और फ्रेड फिडलर क्या बोलते हैं, मेन कंटिजेंसी लीडरशिप मॉडल यही लेके आए थे। एलपीसी थ्योरी है इनका। लीडरशिप स्टाइल इफेक्टिवनेस डिपेंडेंट ऑन सिचुएशनल फेवरेबलनेस, जो सिचुएशन है उस अकॉर्डिंग लीडरशिप स्टाइल अपनाओ आप। So after this we are going to learn, you will have a going to have a quick revision for this। का क्विक रिवीजन देख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत सिंपलर वे में मैंने इसमें अरेंज किया है। मैरी पार्कर फॉलेट ने क्या किया, कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, पावर विद वर्सेस पावर ओवर, ठीक है। एंड पीटर ड्रकर ने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव फाइंड किया था। चेस्टर बर्नार्ड ने एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये सब फाइंड किया था, ठीक है। एक एक चीज नोट कीजिएगा। एंड ये कंपैरिजन है क्लासिकल का, नियो क्लासिकल का, मॉडर्न का। आप इसका क्विक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट 1 मेजरमेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ये यहाँ पे बाइफिकेशंस दे रखा है इधर, ठीक है, कि इनका इनके साथ में क्या रोल है और इनका इनके साथ में। एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओपन सिस्टम कंटिजेंसीज को पढ़िए आप। इट इज अगेन अ वेरी इजीएस्ट वे टू लर्न द थिंग्स, ठीक है। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन, एंट्रोपी, इक्विलिब्रियम। मतलब अगर आप कहीं लैग कर रहे हो तो अपग्रेड करो, तो आप इक्वली अचीव कर पाएंगे। मोशन स्टडी और ये सब एक एक टर्म्स है जो आपको सारे आने चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये इसके सामने है, नो, बट दीज आर द थिंग्स विच वी हैव टू एटलीस्ट कंप्लीट द कंसेप्ट। ये सब हमने कवर कर लिए हैं इस यूनिट में, एक एक कंसेप्ट को हमने कवर किया है। आई डोंट थिंक इसके अलावा कोई और कंसेप्ट जो हमारा छूट रहा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। होथ्रोन एक्सपेरिमेंट किस कंपनी ने, कहाँ पे हुआ था, ये वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में हुआ था, ठीक है।
ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, गैंग प्लैंक किससे एसोसिएटेड है, स्केलर चेन से है, देयर इज नो वन बेस्ट वे टू मैनेज, तो ये कहाँ से है, कंटिजेंसी अप्रोच की बात कर रहा है ये। ठीक है, ये जो स्किल्स है वो किसने दी थी, ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा था, ह्यूमन स्किल्स हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में चाहिए। Which management skill is most important? Conceptual skills. Father of scientific management, Frederick Stabler. ठीक है, पर्ट सीपीएम क्या है, क्वांटिटेटिव अप्रोच है। तो ये सब हमने कवर कर लिया है इस यूनिट में। अब मैं इसका ही यूनिट का पार्ट 2 है जो ऑलरेडी अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, आप जाके चेक कीजिएगा, और भी पूरी यूनिट इसमें कवर होने वाली है। सो ऑल द बेस्ट, these are the high probability areas of JRF, so make sure you go through it, cover all the things, and you can actually rewind the video or actually revisit the video to have a quick recap of all the things, because this is the complete syllabus I have covered. ठीक है, this is an again a revision page, easy to understand the things in the short words and keywords. जैसे ये कुछ मेमोरी ट्रिक्स यूज की गई है जो आप फॉलो कर सकते हैं टू हैव अ गुड लर्निंग। मिसकंसेप्शंस जो रहते हैं वो मेक श्योर आप ध्यान रखना। टेलर का टॉप मैनेजमेंट पे फोकस था, बट टेलर फोकस्ड ऑन शॉप फ्लोर। इसमें क्या करना है आपको, नो करना है। उनका फोकस टॉप मैनेजमेंट पे नहीं था, शॉप फ्लोर पे था, ऑपरेटिव लेवल पे था। और यूनिटी ऑफ कमांड इक्वल्स टू यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है नहीं, ये सब कुछ कंफ्यूजन्स होते हैं, तो ये आप ध्यान रखना। होथ्रोन इफेक्ट जो होता है वो फिजिकल कंडीशंस पे बात करता है, नहीं वो सोशल फैक्टर्स पे बात कर रहा था। ठीक है, इस चीजें आप याद रखना। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड।